अगर पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात की जाए तो रिजवान की कप्तानी जाते हुए दिखाई दे रही थी, इस पर बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन बिलाखिर इस पर खामोशी पीसीबी की जानिब से तोड़ी गई है। कहा यह जा रहा था कि रिजवान की जगह सलमान आगा उनको रिप्लेस करें और शान मसूद की कप्तानी भी जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। साउद शकील रेड बॉल के कप्तान होंगे, लेकिन पीसीबी ने इन खबरों की तरदीद कर दी है। ये मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या वजूहाती खबर कहाँ से फ्लॉट करवाई गई, क्योंकि खबर जब निकलती है तो कोई ना कोई बात तो उस पर ज़रूर होती है। कहीं ना कहीं ये बात हुई होगी जिसके बाद ये खबर बनकर मार्केट में आई और फिर इसको डिनाई करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो मैंने सिलेक्शन कमेटी को दे दिए और जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट उनको दे दिए। किसी को अंदर करना किसी को बाहर करना टीम में ये मेरे इख्तियार में नहीं है, ये मैंने तमाम के तमाम इख्तियारात जो हैं वो सिलेक्शन कमेटी को दे दिए और उन्होंने वाजे कर दिया कि इसमें मेरा कोई भी किरदार नहीं है इस पर, क्योंकि रिजवान और बाबर को टीम में लाने और उनको बाहर करने पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। इसके अलावा हमें बात करनी जनाब, इसी वीक से ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। हफ्ते के रोज़ पहला मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, उसकी तैयारियां भी जारी हैं और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेशन का इनेकाद किया जाता है। जो हमारा स्क्वाड इस वक्त यूएई में मौजूद है, प्लस यूएई एशिया कप हो रहा है, उसमें हमने देखा बांग्लादेश ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया अपना और साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इस स्क्वाड को भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद साहब, ज़रा ये जो खबरें चल रही थी रिजवान की कप्तानी को हटाने, बड़ा हॉट टॉपिक है ये कि रिजवान को शायद कानो कान खबर भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी हल्का अहबाब में बैठकर ये बात तो ज़रूर हुई होगी हायर अथॉरिटीज़ में कि जनाब इनको चेंज कर दिया जाए। फिर ये खबर बनकर लीक हुई और बाहर निकली और इस तरह से, लेकिन फिर डिनाइल भी सामने आ गया कि रिजवान ही जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे ओडीआई क्रिकेट में। रेड बॉल में शान मसूद, अभी इनको हटाने का कोई भी फैसला नहीं किया गया। क्या ख्याल है कि ऐसी खबर आप तक पहुँची है? देखें, खबरें तो ज़ाहिर है कि पहले वाली भी हम तक पहुंची थी, ये वाली भी हम तक पहुंची हैं और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो इस किस्म की खबरें हैं वो चलवाना, उनको फ्लोट करना ये कोई नई बात तो नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से होता रहा है। दूसरी बात यह है कि चलें पीसीबी ने अपनी तरफ से ये कोशिश तो कर दी कि वो उन्होंने उस जो बैड है उसको उन्हें क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हम कंसिस्टेंट हैं अपनी इस स्ट्रैटेजी के साथ कि मोहम्मद रिजवान ही लीड करेंगे और शान मसूद ही लीड करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर शान मसूद को आपने कंटिन्यू करना था तो शान मसूद को डीमोट करके कैटेगरी डी में लाने की वजह क्या थी? आपने पहले भी लिख दिया था ना उसको कैटेगरी बी में रख के सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, तो अब भी रखते उसको। पहली बात तो ये है कि उसमें अगर आपने ये लिखना ही था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी तो वो उनके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट में आप उनको लिख के दे देते, उसको दुनिया के सामने लाने की क्या ज़रूरत थी? अपने टेस्ट कप्तान को आपने कैटेगरी बी में रखा और साथ आपने ये उनके जिसे कहते हैं कि नाम के साथ एक चेपी लगा दिया आपने कि कैप्टनसी इनके जो है ना वो मयार है सेटल कॉन्ट्रैक्ट में रहने का। तो अगर वो आपके प्लान का हिस्सा नहीं है तो क्या उनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस इतनी ख़राब थी कि आपने उनको 2 कैटेगरियां डीमोट करके कैटेगरी डी में ले आए? वो आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है। क्या एडवर्ट दे रहा है पीसीबी दुनिया को कि हम अपने टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों के साथ ये सलूक करते हैं? मोहम्मद रिजवान अगर आपके साथ आपने कंटिन्यू करना है, वेल बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छा रन देना चाहिए किसी भी कैप्टन को, लेकिन क्या आप इस बात की अश्योरिटी दे सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान एक सीरीज हारने के बाद दोबारा, क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि यहाँ पे दावे बड़े बड़े होते हैं, प्लेयर हो या कप्तान हो, एक सीरीज बल्कि छोड़ दें, एक मैच के बाद ही यहाँ पर ये बातें शुरू हो जाती हैं कि इस प्लेयर को निकाल दें, इस कप्तान को बदल दें। तो आप ये अश्योरिटियाँ तो दे रहे हैं, अच्छी बात है, अपनी तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको आए दिन आकर ये अश्योरिटीज़ क्यों देनी पड़ती हैं? आपको इतना डिफेंसिव क्यों होना पड़ता है मीडिया के ऊपर आके कि आपको ये दावे और ये अफवाहें गलत साबित करनी पड़ती हैं? तो अपने सिस्टम के अंदर ज़रा झांक के देख लें, हो सकता है उस सिस्टम के अंदर ही कोई खराबी हो, उस सिस्टम के अंदर जहाँ से ड्रेसिंग रूम के अंदर से प्लेयर्स की खबरें बाहर आ जाती हैं, जहाँ से प्लेयर्स की जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं वो आ रही होती हैं मैचेस के हारने के बाद और पीसीबी को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई प्रेस रिलीज जाया नहीं होती, कारकर्दगी के ऊपर कोई बात नहीं होती, लेकिन पीसीबी को इस बात की फिक्र है कि इन अफवाहों को मुस्तरद किया जाए जिनका ताल्लुक कप्तानी के साथ है। तो अगर पीसीबी के इन स्टेटमेंट्स को और उन स्टैंडर्ड्स को, जिन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टीम बनाई जा रही है, उनको अगर एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो ये हमें मैच करती हुई दिखाई नहीं देती हैं। आपने अगर शान मसूद को कंटिन्यू करना था तो शान मसूद को ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए था कि ये वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल आप ही कप्तान रहेंगे और इस बात की इंडिकेशन होती कि उनकी कैटेगरी इंप्रूव ना सही कम अज कम उसको बरकरार रखा जाता। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इन स्टेटमेंट की अगर हम तशरीह करने बैठे या इनकी हम तफसील में या एनालिसिस करने के अंदर हम जाएं तो इसको हम किस तरह से बयान करेंगे? आपने साउद शकील को कैटेगरी सी में रखा है। साउद शकील का क्या कसूर है कि वो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट खेलता है? वो अपने फॉर्मेट में मुस्तकिल परफॉर्मेंस दे रहा है। वो आप उसको ओडीआई की टीम में लेकर आए थे, वहां भी आकर उसने 1-2 50 कर दिए थे। तो साउद शकील को आपने कैटेगरी सी में रखा है जो वाइस कप्तान है,
और जो आपने कप्तान कंटिन्यू करना है शान मसूद, उसको आपने कैटेगरी डी में रखा है। इसको अब आप खुद ही एनालिसिस कर लें, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। बहरहाल नकवी साहब ने भी इससे हाथ खड़े कर दिए। नकवी साहब ने इन दोनों बाबर आजम और रिजवान की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए ना, रिजवान चूँकि ज़रा हॉट टॉपिक बने हुए थे कप्तानी को लेकर, बाबर आजम एशिया कप के बारे से बात हो रही थी कि शायद एशिया कप में आ सकते हैं स्क्वाड का हिस्सा, क्योंकि उनको एनओसी नहीं दिया गया CPL के लिए। कहा यह गया है कि आप रुकें, ज़रा सब्र करें, हो सकता है कि आपके लिए कुछ बेहतरी की खबर हो। बहरहाल अब नकवी साहब ने यहाँ एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे मैंने यहाँ बात काट दी है। मोहम्मद रिजवान को आपने ODI में कप्तान रखना है फॉर एग्जाम्पल, हम इस बात को मान लेते हैं। मोहम्मद रिजवान को जो पिछली 2 इवेंट्स के अंदर वो कप्तानी करने के लिए गए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वहाँ पर मोहम्मद रिजवान दोनों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि टीम सेलेक्ट करने में सेलेक्टर का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है। जबकि जो 2 सीरीज ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज वाली थी, उनमें रिजवान अपनी मर्जी की टीम लेकर गए थे। उनमें पूरी बॉलिंग भी वो लेकर गए, रेगुलर बॉलर लेकर गए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन वो लेकर गए और वो रिजल्ट लेकर आए। मोहम्मद रिजवान को अगर आपने कंटिन्यू करना है तो इस बात की एश्योरिटी कौन देगा कि मोहम्मद रिजवान को उनकी मर्जी की टीम भी मिलेगी? तो मसला ये है कि आप इस किस्म की स्टेटमेंट दे के ये तो कह दें कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर उनकी मर्जी की टीम ही नहीं मिलनी, और वही एक आदमी जिस बंदे ने जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बतौर सेलेक्टर भी रहा, जो बतौर हेड कोच भी रहा, जो बतौर डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी रहा, वो पिछले 4-5 सालों से PCB के अंदर है, उसी बंदे ने ही अगर हर बात में आके अपनी सेध देनी है तो फिर जिसको मर्जी कप्तान लगाए। हाँ बिल्कुल ठीक है। जब आपने कप्तान को चलने ही नहीं देना, जब आपने एक सिस्टम को चलने ही नहीं देना, एक मशीन आपने बनाई है, उस मशीन को आप रन करने ही नहीं देंगे उस रूल बुक के मुताबिक जो उसके साथ आई है, तो क्या रिजल्ट लेकर आएंगे आप? बिल्कुल ठीक है। और लकीली ना सामने मेरे एक पिक्चर चली जिसमें नकवी साहब बैठे हुए बाबर और रिजवान के साथ। अब नकवी साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि बाबर और रिजवान को टीम में शामिल ना करना जो है वो मेरे कोई इख्तियार में नहीं, मेरा उसमें किरदार ही नहीं, मैंने तमाम की तमाम चीज़ें सिलेक्शन कमेटी को दे दी हैं, उनके हैंड ओवर कर दी हैं, अब जो भी है वो वही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप तनकीद नहीं करेंगे प्लेयर्स पर, उनको थोड़ा वक्त देंगे, जो है वो यही है। और सेलेक्टर्स ने बड़ी मेहनत के बाद ये 20 जो नगीने हैं वो तराशे हैं, तो इन्होंने ही परफॉर्म करके देना, आपने इस पर तनकीद नहीं करनी। लेकिन बाबर और रिजवान डेफिनेटली उन तक खबरें पहुंच रही हैं कि बाबर और रिजवान को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो अपने आप को तो उन्होंने बड़ी जिम्मा कर दिया कि मेरा कोई किरदार नहीं है, जो कर रही है सिलेक्शन कमेटी कर रही है। तो सिलेक्शन कमेटी हेड कौन कर रहा है? देखें यही तो बात है ना, असल बात यह है कि नकवी साहब ने भी यहाँ पे आके एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन नकवी साहब ज़ाहिर है उस इदारे के सरबराह हैं, और उस इदारे के अंदर कोई भी खराबी पैदा होगी या कोई भी अच्छाई उसके अंदर अगर आएगी तो उसका क्रेडिट भी वो लेंगे और उसका डिसक्रेडिट भी सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब को ही लेना होगा। प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो किसी ना किसी दायरे में मोहसिन नकवी साहब ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो उस इदारे को हेड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है जी कि उन्होंने ये कह दिया कि जी आकिब जावेद और सेलेक्टर जो हैं, आप आकिब जावेद साहब की यकीनन बात कर रहे हैं, क्योंकि वही हमें सेलेक्टर भी नज़र आ रहे हैं, वही हमें हेड कोच भी नज़र आ रहे हैं, वही टीम भी बना रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। वो यहाँ तक तो बता रहे हैं कि पिचों के ऊपर आपने आके पंखे लगा के किस तरह उस पिच को सुखा के किस तरह स्पिन पैदा करनी है, तो पिच क्रिएटर भी इनडायरेक्टली वही बने हुए हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, प्लेयर्स को मशवरे वो दे रहे हैं, प्लेयर्स को मेरा ख्याल है मसाज करने के अलावा बाकी हर काम उन्होंने कर दिया है, वो मेंटोर भी हैं, वो कोच भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, सब कुछ तो आकिब जावेद साहब है यहाँ पे। तो आकिब जावेद साहब को ही इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं है। दिया ना, तो उन्होंने बताया कि सिलेक्टर्स जो हैं वो प्रोफेशनल हैं और उन्हें मेरिट पर उन्होंने जो भी किया है वो फैसला तो अब फिर आप चलें, मान लिया आकिब जावेद साहब ने कहा था कि आकिब जावेद के बाबर आजम को टीम से निकाल दें, अब क्यों लाले पड़ गए हैं फिर आपको? माइक हेसन ने आपको ये बताया है कि आपकी टीम में वो डेप्थ नहीं है जो T20 टीम के लिए रिक्वायर होती है, क्योंकि वो पीछे न्यूजीलैंड की टीम के साथ केन विलियमसन वाला तजर्बा करके आया है और उसे पता है कि दुबई की पिचों के ऊपर, क्योंकि वो स्टैट्स के ऊपर और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो वो ये बात जानते हैं कि दुबई की पिचेस के ऊपर एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आखिर तक खेले। यहाँ पर ये नहीं चलेंगे सो कॉल्ड स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन जिनके अपने स्ट्राइक रेट 104, 115 और 117 के हैं। तो स्ट्राइक रेट पे निकाला था ना बाबर आजम को, तो निकाल दिया, तो फिर अब लाले क्यों पड़े हुए? मसला ये है कि स्पॉन्सर्स ने ये कहा है कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टीम अगर जाएगी तो पाकिस्तान की टीम नहीं बिकेगी। ब्रॉडकास्टर्स की भी यह मजबूरी होती है कि टीम के अंदर सुपरस्टार्स शामिल हों, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट के पास अगर ग्लोबल सुपरस्टार है तो वो सिर्फ बाबर आजम है। तो आकिब जावेद साहब के कहने पर अगर बाबर आजम को ड्रॉप किया गया था तो फिर पीसीबी मूव ऑन क्यों नहीं कर जाता? क्यों नहीं दिया आपने बाबर आजम को कैरेबियन प्रीमियर लीग का एनओसी? क्यों नहीं आपने इजाजत दी बाबर आजम को लीग खेलने की? क्योंकि आप वो लाले पड़े हुए हैं और आपकी मजबूरी बन गई है बाबर आजम को किसी ना किसी अंदाज में
टीम के साथ अटैच करना। बाबर आजम कहीं पे प्रैक्टिस भी करता है तो सारी की सारी नजरें जो हैं वो उस प्रैक्टिस सेशन पे होती हैं, चल रहा होता है कि बाबर आजम जो है वो सीधा शॉट खेल रहे हैं या इधर खेल रहे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो बाबर आजम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और पीसीबी की इसी तरह कहीं ना कहीं ये मजबूरी है कि बाबर आजम के साथ इन कॉन्टैक्ट रहना, इसी वजह से CPL जाने से रोक दिया। बहरहाल नकवी साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद भी बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि वो वक्त गुजर गया जब हम इंडिया की बातें मानते थे, अब जो भी बात होगी बराबरी की सतह पर होगी, ठीक है ना। अब ये लाइन खींच दी गई नकवी साहब की जानिब से और उम्मीद करते हैं कि इस पर हम इस स्टैंड लेंगे और आने वाले आगे जितने भी चेयरमैन आएंगे वो भी इसी स्टैंड को कंटिन्यू करेंगे जब तक उधर से कोई लचक नहीं दिखाई देती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लचक नहीं दिखानी चाहिए।